गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। अनुपात साधारण रूप से हम बात करें तो अनुपात किन्हीं दो या दो से अधिक गणितीय संख्याओं के मध्य संबंध स्थापित करता है या हमें ये बताता है कि उन दो या दो से अधिक संख्या उनके आपस में रिलेशन क्या है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स या फिगर्स या ग्रुप्स। तो वो क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। सीधी दो संख्याएं हमारे सामने है, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक क्लास के नंबर के डेटा बता दिए हमें, वो एक फिगर है हमारे लिए मात्र। और अगर इसी क्लास के फिगर का डेटा हम पिछले साल वाली क्लास के साथ कंपेरिजन करें तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर क्लास ज़्यादा इंटेलिजेंट थी या ये ज़्यादा। तो हमारे सामने एक चीज़ निकल के आती है जिससे हम तुलना कर सकते हैं। तो अनुपात क्या हुआ? हमें दो या दो से अधिक संख्याओं के मध्य क्या करेगा? गणितीय संबंध स्थापित करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अनुपात क्यों पढ़ें, इसकी उद्देश्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसकी जो उपयोगिता है हम क्यों अध्ययन करें, क्योंकि कोई भी आपको बताया कि कोई भी अंक अपने आप के अंदर एकला अंक कोई भी उपयोगिता नहीं रखता। जैसे आप अकेले दौड़े, क्या मतलब निकला इस चीज़ का? कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कंपैरिजन ना करो दूसरे के साथ। दो विद्यार्थी दौड़े जिसमें पहले वाला जीता, सिंगल का कोई औचित्य नहीं है। तो वास्तविक महत्व किसी चीज़ का तभी स्पष्ट हो पाता है जब अन्य अंग या कोई उसके अंक है जो उसके संदर्भ में उसको व्यक्त किया जाता है। और ये किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? आपके अनुपात विश्लेषण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी उपयोगिता क्या है कि एक हम जब तुलना करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है? ट्रेंड या प्रवृत्ति का पता चलता है। हम बता सकते हैं कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, हम परिवर्तन स्पष्ट कर सकते हैं। अनुपात के द्वारा हम बता सकते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। हम एक स्टैंडर्ड फाइनल कर सकते हैं, अच्छा बुरा। जब हमें पता है कि चीज़ें सही चल रही है गलत चल रही है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कार्यकुशलता का मापन कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर अगर हम कोई डाटा की तुलना कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी लिक्विडिटी वगैरह या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। दीर्घकाल के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं? निर्णय बना सकते हैं। तो ये सारे इसके अनुपात के क्या है? उद्देश्य या उपयोगिता या विशेषताएं कह सकते हैं कि जिसके लिए हम अनुपात का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या है। ये तो हो नहीं सकता कि अनुपात सिर्फ लेके चलता है जो प्लस पॉइंट्स हैं इसके, कोई लूज पॉइंट्स या माइनस पॉइंट इसके हैं ही नहीं। तो कुछ ना कुछ सीमाएं या इसकी लिमिटेशंस तो होंगी जिसके अंदर ये काम करेगा। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है कि सिंगल कोई चीज़ का अनुपात है तो वो एक सीमित महत्व बताता है। हमने पूरी फर्म का कोई एक डाटा उठा लिया, उसका अनुपात निकाल लिया, उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी फर्म की हम आर्थिक स्थिति को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, जिन चीज़ों के ऊपर हम अनुपात निकाल रहे हैं वो आंकड़े क्या होने चाहिए? हमारे सही सत्य होने चाहिए। कभी कभी आंकड़े ही हमारे गलत होते हैं तो हमारा अनुपात भी क्या आएगा? गलत आएगा। यानी ये किस पे डिपेंडेंट हो गया? आंकड़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया। तो अगर आंकड़े सही हैं तो ही अनुपात सही आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। लेखांकन की जो लिमिटेशंस होती हैं रूल्स की, वो इसके ऊपर भी लागू होती हैं। इसके लिए हमें उचित परिमापों को लेके चलना पड़ता है। ये केवल मात्र एक सूचना होती है। कुछ आंकड़े थे जिसके आधार पर हमने सूचनाएं कलेक्ट किए, उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन दे दी। ये अपने आप के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट नहीं होता है। आंकड़ों पे डिपेंडेंट और एक आंकड़ा ही हमारे लिए होता है। ये समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का इसमें अभाव रहता है। आंकड़े होते हैं उसके हम कैलकुलेशन कर देते हैं, गुणात्मक नहीं कर सकते हम। केवल मात्रात्मक आंकड़े होते हैं उन्हीं की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसकी सीमाएँ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं, अनुपात विश्लेषण के टाइप्स कितने हैं। वैसे तो लेखांकन के दृष्टिकोण से इन्हें कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि वित्तीय विवरणों के आधार पर, आय विवरण के आधार पर, स्थिति विवरण या संयुक्त अनुपात के आधार पर। लेकिन मुख्य रूप से जो उद्देश्य के अनुसार इसका वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है आपका 4 प्रकार से। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो कैन बी broadly classified into 4 ग्रुप्स। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो। इसको सोल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है, शोधन क्षमता अनुपात, क्योंकि हमें इससे ये मालूम चलता है कि फर्म की आर्थिक स्थिति या जो लेनदार है उनको चुकाने की उसकी स्थिति क्या है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोल्वेंसी रेशियो।
सबसे प्रमुख अनुपात यही है, लिक्विडिटी रेशियो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है आपका लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीसरा आपका आता है एक्टिविटी रेशियो या क्रियाशीलता अनुपात, या इसको सक्रियता अनुपात भी बोला जाता है, टर्नओवर रेशियो भी इसको कहते हैं। और चौथा और अंतिम इसका प्रकार आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर या लीवरेज रेशियो, इसको पूंजी संरचना अनुपात भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से रेशियो को जो है वो 4 भागों में बांटा जाता है, जिसके आधार पर हम एक फर्म की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनका अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके कई सब टाइप्स हैं, अलग अलग भागों में इनको बांटा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे लिक्विडिटी रेशियो। थैंक यू।